हाय एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 कवर कर रहे हैं। देखिए, पिछले तीन वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था, सेकंड वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं और थर्ड वीडियो में मैंने फिर कुछ और क्वेश्चन कराए हैं। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है वो आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहली बात, अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा होगा तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको जो है वो उड़ जाएंगी, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि साथ साथ मैं लेके चलूँ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तब भी आपसे थोड़ा मोड़ा हैंडल हो सके सिचुएशन को। तो गिवन हमारे पास है, कहता है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि देखिए सेक थीटा जो है वो असल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सेक थीटा, वो कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा अगर 13/12 है, यानी कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो मैं कह सकता हूँ कॉस थीटा जो है ये हो जाएगा कितना, 12/13, बिकॉज सेक असल में रेसिप्रोकल है किसका, कॉस का। और सेक थीटा इज इक्वल टू अगर 13/12 है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये h/b हो जाएगा, बिकॉज कॉस का जो रिलेशन होता है वो होता है b/h का, और सेक जो है वो जस्ट कॉस का उल्टा है। तो ये b/h है तो h/b हो जाएगा। अच्छा, अब दो तरीके से इसको लिखते हैं लोग। एक तो ये लिखते हैं कि या तो सीधा सीधी कर देते हैं h इज इक्वल टू 13, ठीक है, और b इज इक्वल टू कर देते हैं 12। और एक तरीका होता है इसे थोड़ा सा लंबा करते हैं, जैसे उसमें क्या होता है कि h इज इक्वल टू आप लिख दे देंगे 13k। 13k क्यों लिखते हैं, बिकॉज कोई भी नंबर यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, बिकॉज ये एक रेशियो है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही नंबर होगा। सो यानी कि ये हो सकता है कि 13×2 26 और ये 12×24 हो सकता है कि 13×3 39 हो तो 12×3 36 हो, ठीक है। हो सकता है कि 13×52 हो तो हो सकता है कि ये बरचक 48 हो। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा वही नंबर नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसे के में भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12k। तो आप इस प्रोसेस ही बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आते हैं। नाउ हमारे पास h है और b है। हमें बोला है क्वेश्चन में, क्या हमें बोला है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपको सारे के सारे निकालने हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हमारे पास है, हमारे पास साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, अच्छा साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास हो जाता है कॉस थीटा। तो सेक हमारे पास है ही, तो कॉस तो हमने कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर ही लिया। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, हमें ये दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, टेन थीटा, और दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे कॉट थीटा। ध्यान रखना, बस मैंने ये लाइन ऐसी दी है, ये कोई बटा बटा नहीं है, ठीक है। ये कोई जो है ये रेशियो नहीं है, बस साइन बाय कॉस नहीं है, बस साइन और कॉस है, कॉस और सेक है, टेन और कॉट है। नाउ बनाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पास h है और b है। पहले तो हमें p निकालना पड़ेगा। जब तक हम p यानी परपेंडिकुलर फाइंड आउट नहीं करेंगे हम इस रिलेशन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, हम जानते हैं रिलेशन होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b² का, ठीक है। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b² का रिलेशन होता है। अगर हमें यहाँ से परपेंडिकुलर यानी p फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि p² बराबर रिलेशन हो जाएगा क्या, p² इक्वल टू रिलेशन हो जाएगा h² माइनस b² का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से p² में फाइंड आउट करना चाहूंगा। h² हमारे पास कितना है, ये 13 का स्क्वायर यानी 169, और b² यानी 12 144, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब जैसे ही हम यहाँ से p² फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 9 में से 4 चला जाएगा तो ये 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से कैंसिल। तो p मैं यहाँ से निकालूंगा तो √25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये 5k भी हो सकता है, अब मैं यहाँ पे k रखता तो 5k आ जाता, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में k वाले प्रोसेस से भी समझाया आपको। तो आप इसे, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि ये 13 सेंटीमीटर ही होगा, नहीं कह सकते कि 12 सेंटीमीटर ही होगा। हो सकता है ये कि 13 दूना 26 सेंटीमीटर हो सकता है, 12 दूना 24 सेंटीमीटर हो, या हो सकता है कि मीटर में। आप यूनिट भी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। खैर, हमारे पास p का वैल्यू जो है वो 5 आ गया। जैसे ही p हमारे पास 5 आ गया, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा साइन थीटा, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर रिलेशन होता है p/h का। p हमारे पास कितना है, p हमारे पास 5 आ गया, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, 13 है। सेम इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो अगर हमें कॉसेक थीटा फाइंड आउट करना है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी h/p का हो जाएगा। h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा ऊपर यानी कि 13, और ये हो जाएगा नीचे। साइन और कॉस के बाद हम अगले रिलेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्या, कॉस और सेक का। तो कॉस हमारे पास है ही, सेक हमारे पास है ही, तो हो गया खत्म। कॉस और सेक के बाद जो अगला रिलेशन है वो है टेन और कॉट का। तो टेन थीटा यानी कि टेन यानी रिलेशन होता है p/b का। p हमारे पास 5 है, और b हमारे पास आप देख लो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, जो कि था 12। ऐसे ही हम निकालेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाता है टेन का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा b/p। और b हमारे पास है p/b, ये b है, ध्यान रखना। b हमारे पास है 12, p हमारे पास है 5। तो इस तरीके से हम सारे के सारे रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ 5k/12 के लिखो, फिर बात वही आएगा, काटो, ठीक है, चीज़ें एज इट इज हो जाएंगी। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, देखिए 6 कहता है कि इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब आप समझिए, आपको क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें गिवन है। पहला तो गिवन ये है आपके पास, पहला गिवन ये है कि एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों के दोनों जो है वो एक्यूट एंगल है। देखिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला फेज देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बात करते हैं मेनली राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि कोई एक एंगल जो है उसका कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, जिसमें तुम्हें क्लियर कर दिया कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या होंगे, कम। तो इसका 90 डिग्री कौन बनेगा, सी बन जाएगा, है ना। तो सी इसका हो गया 90 डिग्री, तो सी इसका 90 डिग्री हो जाएगा और ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास ए और बी जो है एक्यूट एंगल है। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ए बी सी का, तो सी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, मैंडेट नहीं है आप सी लेके चलो, वो तो आपकी मर्जी, आप पी एम आर जो भी आपको कंसिडर करना आप कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यानी कि कॉस ए जो है वो बराबर है कॉस बी के। तो सेकंड हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है कि भाई कॉस ए जो है वो बराबर है कॉस बी का। तो आपको प्रूफ करना था, आपको प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है आपको कि एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल बी के। अब कैसे बराबर होगा जरा देखते हैं हम लोग। एंगल ए को हमें बराबर करना है एंगल बी का, तो कैसे करेंगे समझिए। कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो जैसे ही हम लोग कॉस ए लिखते हैं तो कॉस ए लेते हैं, यानी कौन से एक्यूट एंगल की बात कर रहे होंगे, ए एक्यूट एंगल की बात कर रहे होंगे। अच्छा, ए एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो जो एक्यूट एंगल हम लेते हैं उसके जस्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। यानी जब मैं ए एंगल लूंगा तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी सी। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी सी। अब पी बाई, अच्छा देखो एक चीज़, सॉरी बी सी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कॉस है तो यानी रिलेशन किसका बनेगा, कॉस में रिलेशन बनता है बी बाई एच का, तो यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा बी बाई एच का। और इसके सामने ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन होगा, ए सी, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी। और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी। अच्छा, ए सी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, बट कोई बात नहीं है, क्वेश्चन फिर भी बनेगा। कॉस ए बराबर रिलेशन आ गया ए सी बाई ए बी का। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड केस में, जो कि हमारे पास है कॉस बी का, कॉस बी के रिलेशन में आते हैं। जब कॉस बी में आएंगे तो हम इस एंगल की बात कर रहे होंगे, और इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस नीचे वाला बन जाएगा। यानी यहाँ भी रिलेशन जैसे मैं बी बाई एच का लूंगा तो बेस बन जाएगा हमारे पास बी सी, और हाइपोटेनस तो फिक्स है कि हाइपोटेनस हमारा जो है वो ए बी रहेगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो क्या ए सी बाई ए बी जो है क्या वो बी सी बाई ए बी के बराबर नहीं होगा क्या। यानी अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, ये गिवन था, तो रिलेशन जो इनका है ए सी बाई ए बी का, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा बी सी बाई ए बी के। अच्छा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो ए सी हमारा है वो बराबर हो गया किसके, बी सी के। और आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स बराबर हों, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर हों तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर। यानी कि बी सी अगर हमारा इक्वल है इसके ए सी के, तो इसके सामने वाले जो एंगल है वो भी बराबर हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि फिर एंगल ए जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी के। और यही हमारा हो जाता है क्या, प्रूफ। नो, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है कौन सा, 7।